सिंह, सहआचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित जो व्याख्यान वाला है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म एक गतिशील मेल गैमीट है जो हैप्लॉइड सेल्स होती है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी पूंछ या जो टेल का पार्ट है वो बहुत लंबा होता है। यह एक पतली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका रहता है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ अन्य पदार्थों का आवरण भी पाया जाता है जो इसकी एंटीजेनिक गुण को प्रदान करता है। इसी के कारण स्पर्म जो है अंड क्रिया जो या एग की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित करता है। तो अपने जो जितना स्पर्म है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो इसका हेड पार्ट, दूसरा मिडल और तीसरा इसका टेल पार्ट। ये इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। तो अपने जो इसके मेन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर मुख्य रूप से जो स्पर्म है वो 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो जो अंडा या जो ओवा होता है उसको सक्रिय करता है, और उसके उसी दौरान जैसे स्पर्म का जो पार्ट है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल पार्ट है उनको ओवा तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा इसका जो कार्य है वो जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, जिसके अंदर ये हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम होता है उनको ओवा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके 2 फंक्शन हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले अपने हेड पार्ट की चर्चा करते हैं। तो जैसे सबसे इसका डायग्राम देखो, ये अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग आकृति के स्पर्म हैं, जिनकी जो मुख्य रूप से जो हेड पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसका मुख्य कारण उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के कारण ही इसकी जो हेड पार्ट होते हैं उनके अंदर परिवर्तन आता है। तो इसके अंदर ये सबसे पहले अपने एक डायग्राम है, इसका थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो एक तो हेड पार्ट दिया हुआ है आगे की तरफ, फिर मिडिल पार्ट है, फिर उसका टेल का पार्ट है। तो हेड पार्ट में आगे के टिप पॉइंट पे देखो अपने एक्रोसोम है, और एक्रोसोम के नीचे की तरफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद में ये मेन चीज़ है इसकी हेड की। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ मिडिल पार्ट है। तो मिडिल पार्ट के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल होता है वो इसकी जो स्पर्म की जो अक्ष है उस अक्ष के समकोण पर स्थित होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल होता है, अक्ष की दिशा में स्थित होता है। इसके अलावा उसके अंदर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई गई ये पाई जाती है। और नीचे की तरफ लास्ट में जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट के नीचे की तरफ रिंग सेंट्रियोल है। ये रिंग सेंट्रियोल मिडिल पार्ट और टेल के अंदर विभाजन का काम करता है, और उसके नीचे की तरफ ये टेल है इसकी। तो इस तरह से इसको 3 भागों में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हेड पार्ट के अंदर जो हेड की आकृति होती है वो अंडाकार, चपटी, नुकीली या चम्मच के आकार की, इस तरह की इसकी जो होती है स्ट्रक्चर जो हेड पार्ट की होती है वो। और इसका जो मुख्य कारण है वो इसका न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर मुख्य जो हेड पार्ट है 2 रचनाएं पाई जाती है, एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा एक्रोसोम होता है। जो एक्रोसोम होता है वो बिल्कुल जो टिप का पार्ट है स्पर्म के जो टिप का पार्ट है उसके ऊपर पाया जाता है। अपने को पता है एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है, और इसका मुख्य कार्य एग को स्क्रीन करने का कार्य करता है। तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्य जो एंजाइम हैं एसिड हाइड्रोलेजेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइल्यूरोनिडेज, एक्रोसोमीन,
एक्रोसीन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और बाइंडिंग एंजाइम इसके अंदर मुख्य इसके एंजाइम है। एक्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस की बिल्कुल जो टिप का पार्ट होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं और ये स्पर्म में अलग अलग आकृति का होता है और गोल्जी बॉडी के द्वारा विकसित होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो एक्रोसोम होता है वो एक्रोसोमल झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, जिसका या फिर इसके जैसे एक्रोसोमल झिल्ली होगी और बाहर की तरफ इसका जो स्पर्म है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो इसकी जो टिप का पार्ट या स्पर्म के जो हेड पर पाई जाने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। और यह एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणु के आवरण में उपस्थित विशिष्ट फर्टिलाइजिन प्रोटीन को पहचान कर उससे क्रिया करती है। तो जो बाइंडिंग जैसे स्पर्म ओवा से मिलता है तो उसमें एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जो लॉक एंड की के सिद्धांत पर जो काम करते हैं तो वो इसका है, जिसके कारण स्पर्म होता है वो ओवा से चिपक जाता है। तो ये इसका मुख्य जो एक्रोसोम का पार्ट है। फिर उसके बाद में अपन दूसरा न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में अपने को पता है आनुवंशिक है, इसमें हैप्लोइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इसके अंदर जो क्षारीय प्रोटीन स्टोन प्रोटीन होती है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, आरएनए और इसका तरल जो मटेरियल होता है उसका इसमें अभाव होता है। और जो क्षारीय स्टोन प्रोटीन है जैसे जैसे स्पर्म डेवलप होते हैं तो उसके अंदर स्टोन क्षारीय प्रोटीन के स्थान पर आर्जिनिन और प्रोटामीन प्रोटीन पाई जाती है जो कि अत्यधिक डेंस होती है, संघनित होती है। अच्छा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम के मध्य परफेरोटोरियम स्पेस होता है। जो न्यूक्लियस और जो एक्रोसोम के मध्य का जो स्थान होता है वो परफोरेटोरियम कहलाता है, जिसके अंदर एक्टोसोमल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। जब एक्टिवेशन के दौरान इसमें एक्रोसोमल फिलामेंट्स में परिवर्तित हो जाता है जो परफोरेटोरियम होता है और उसका मुख्य कारण उसमें एक्टिन प्रोटीन होती है। तो इसका हेड पार्ट, फिर हेड के बाद में इसका जो मिडिल पार्ट है तो मिडिल के अंदर अपने मुख्य रूप से जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, जिंक सेंट्रियोल, ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। तो अपने जैसे मिडिल पार्ट है ये, इसका मिडिल पार्ट के अंदर देखो अपने जो न्यूक्लियस का हेड का जो न्यूक्लियस पार्ट है उसके नीचे की तरफ इसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दिखाए हुए हैं। उसके बाद में इसमें डिस्टल सेंट्रियोल है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक दूसरे के विपरीत अक्ष पर स्थित होते हैं, ऐसा मान लेते हैं अपने। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मेन जो अक्ष है अक्ष के समकोण पर स्थित है और डिस्टल सेंट्रियोल है वो इसकी अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। तो और इसके अंदर जो फिलामेंट की स्ट्रक्चर 9+2 की जो स्टेज है उसके अंदर जैसे 2 उसके सेंटर के और 9 उसके परिधीय फिलामेंट्स या जो तंतु होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो जैसे हेड है, हेड और मिडल पार्ट के बीच का जो पार्ट है ऐसा मान लेते हैं कि नेक के द्वारा जुड़ा रहता है और जो इसकी डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं या जो अक्षीय तंतु है, अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए रहते हैं। तो कुछ प्राणियों में तो माइटोकॉन्ड्रिया ठोस बॉडीज़ के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ स्पाइरल कुंडलों के रूप में पाए जाते हैं, जिसे नेबनकरण कहते हैं। एक फिलामेंट है जो इसको चारों तरफ से घेरा रहता है इस तरह से रिबन की आकृति के, तो इसको अपने नेबनकरण कहते हैं। यह स्पर्म को गति के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। माइटोकॉन्ड्रियल आवरण तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य एक गाढ़े या जो सॉलिड
साइटोप्लाज्म की परत पाई जाती है जिसे मेंसेट कहते हैं। तो बाहर की तरफ बिल्कुल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली है उसके किनारे किनारे पर इसके अंदर सॉलिड अवस्था में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे मेंसेट कहते हैं। कई स्पर्म के मध्य भाग तथा टेल की जो जॉइंट है वहाँ पर गहरे रंग की वलयाकार या रिंग की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपने रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। यह जो रिंग सेंट्रियोल है वह मध्य भाग और टेल के बीच सीमा रेखा बनाने का कार्य करता है और इसका जो मुख्य काम ये होता है कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो कुछ मात्रा में जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसको नीचे की तरफ टेल मटेरियल में जाने से रोकता है। इसके अलावा फिर इसका जो तीसरा पार्ट है वो टेल या पूंछ। तो अपने को पता ही है कि स्पर्म के अंदर जो टेल पार्ट है वो सबसे लंबा होता है। इसकी मुख्य रूप से दो खंड होते हैं, एक तो आगे का पार्ट जिसे प्रिंसिपल पीस कहते हैं और लास्ट का इसका एंड पीस होता है। स्पर्म का सबसे पिछला लंबा व संकरा भाग टेल है। यह अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण व प्लाज्मा झिल्ली का बना रहता है, जिसके अंदर जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो डिस्टल सेंट्रियोल का जो रिंग सेंट्रियोल का पार्ट है वो ही पीछे की तरफ एक अक्ष के रूप के अंदर इसमें पाया जाता है और उसके चारों तरफ इसकी प्लाज्मा साइटोप्लाज्म का जो लेयर है वो है और बाहर की तरफ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थित होती है। तो ये इसके अंदर मुख्य है और इसका जो अक्षीय जो पार्ट है या जो फिलामेंट्स है वो 9+2 अवस्थाओं का बना हुआ होता है। तो इस तरह से इसका टेल जो ये स्पर्म है, स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो मुख्य रूप से स्पर्म है उसके दो मुख्य कार्य हैं, अपने इसको पहले भी अपने देख चुके हैं। तो एक तो ये जंतु को एवा को सक्रिय करना और दूसरा उसके जो न्यूक्लियस और जो सेंट्रियोल्स हैं उनको ओवा तक पहुंचाना। और दूसरा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम मुख्य रूप से इसका जो हेप्लॉइड क्रोमोसोम है उनको ओवा की जो हेप्लॉइड क्रोमोसोम है उन तक पहुंचाना। थैंक यू।